एक ऐसे मन की कल्पना करें जो बदलाव का स्वागत करता है, आते जाते विचारों और भावनाओं को देखता है। एक नदी की तरह हमेशा बहता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। यह मन किसी फिक्स्ड पहचान से चिपका नहीं रहता और न ही लाइफ के फ्लो का विरोध करता है। यह पहचानता है कि हर एक्सपीरियंस टेम्पररी है और हमारा सेल्फ एक स्टोरी है जिसे हम हर पल बनाते हैं। जब हम इस स्टोरी को अपनी सच्ची नेचर मान लेते हैं तो हम बेवजह दुख पैदा करते हैं, एक ऐसी पहचान का बचाव करते हैं जो कभी सॉलिड थी ही नहीं। इन्विटेशन ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को और करीब से देखें और सवाल करें कि हम खुद को क्या समझते हैं। पुरानी समझ की परंपराएं, खासकर बौद्ध धर्म, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं जो है 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये है इम्पर्मनेंस, सफरिंग और नॉन सेल्फ। ये डॉगमा नहीं बल्कि हमारे एक्सपीरियंस के बारे में ऑब्जर्वेबल ट्रुथ है। इम्पर्मनेंस, सब कुछ बदलता है। सफरिंग, बदलाव का विरोध करने से असंतोष होता है। नॉन सेल्फ, एक्सपीरियंस के सेंटर में कोई परमानेंट इंडिपेंडेंट मैं नहीं होता। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, न कि निराशावादी दावे। विज्ञान, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के जरिए अब इसकी पुष्टि कर रहा है जो पुराने कंटेम्पलेटिव्स ने खोजा था। हम देख सकते हैं कि ब्रेन कैसे सेल्फ की भावना बनाता है, दर्द और खुशी को प्रोसेस करता है और शांत और बेचैन के बीच शिफ्ट होता है। पुरानी समझ और मॉडर्न साइंस का यह मेल एक शक्तिशाली एविडेंस बेस्ड रास्ता देता है। यह हमें अपने मन को समझने और अपनी लाइफ को बदलने में हेल्प करता है। ये जर्नी मन को एक बहती नदी की तरह ऑब्जर्व करने से शुरू होती है, खुले, जिज्ञासु और बिना किसी अटैचमेंट के। अस्तित्व का पहला निशान है इम्पर्मनेंस। सब कुछ लगातार बदल रहा है। यह केवल मौसम बदलने या पहाड़ों के कटाव के बारे में नहीं है, यह हमारी इनर दुनिया के बारे में है। विचार और भावनाएं मौसम के पैटर्न की तरह आते जाते रहते हैं, यहां तक कि हमारे शरीर भी हमेशा बदलते रहते हैं। कोशिकाएं मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बन जाती है। मन स्थिरता चाहता है कि खुशी बनी रहे और अपने प्रियजन साथ रहे, लेकिन बदलाव का विरोध करना पानी पकड़ने जैसा है, इम्पॉसिबल और दुख का कारण। इम्पर्मनेंस का ज्ञान पैसिविटी के बारे में नहीं है, यह रियलिटी के साथ बहने के बारे में है। एक ही विचार पर ध्यान दें, यह उठता है, कुछ देर रहता है और गायब हो जाता है। हर सेंसेशन और साउंड के लिए भी यही सच है। प्रेजेंट मोमेंट दिखावों की एक धारा है, पकड़ने के लिए कुछ भी ठोस नहीं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इसे सीधे देखने के बारे में है, बिना इच्छा या डर के फिल्टर के। अपनी पकड़ ढीली करके हम परमानेंस में नहीं बल्कि ट्रांजिएंस को एक्सेप्ट करने में शांति पाते हैं। दर्द भी अपनी शक्ति खो देता है जब हमें याद आता है कि यह भी गुजर जाएगा। ये समझ रेजिलियंस और ग्रेस बनाती है। हम अच्छे पलों की ज्यादा सराहना करते हैं, यह जानते हुए कि वे फ्लीटिंग हैं। हम मुश्किलों से ज्यादा आसानी से निपटते हैं। इम्पर्मनेंस हमें जाने देने, प्रेजेंट रहने और ज्यादा पूरी तरह से जीने के लिए इनवाइट करता है। यह माइंडफुलनेस की नींव है। सच्ची शांति सभी चीजों की हमेशा बदलती प्रकृति को एक्सेप्ट करने से आती है। न्यूरोसाइंस बायोलॉजिकल लेवल पर इम्पर्मनेंस को कंफर्म करता है। हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं बल्कि हमेशा बदलता रहता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हर विचार, इमोशन और एक्सपीरियंस दिमाग के स्ट्रक्चर को फिर से बनाता है। स्टडीज बताती हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन अटेंशन और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े एरिया में ग्रे मैटर को बढ़ाता है और एमिगडाला यानी डर के सेंटर को छोटा करता है। यहाँ तक कि कम समय की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी दिमाग में मेजरेबल बदलाव ला सकती है। हम अपनी वायरिंग के पैसिव विक्टिम नहीं हैं, हम अपने दिमाग को एक्टिवली शेप करते हैं। चिंता या सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसी आदतें कुछ न्यूरल सर्किट को मजबूत करती हैं, लेकिन माइंडफुलनेस और कंपैशन वेलबीइंग के लिए दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। साइंस बताती है कि दिमाग को ट्रेन करना प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड है। चेंज सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि इनएविटेबल है। अपनी मेंटल आदतों को ऑब्जर्व और गाइड करके हम अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दिमाग की प्लास्टिसिटी इम्पर्मनेंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हम ऐसा दिमाग बनाने का चुनाव कर सकते हैं जो रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल और चेंज के लिए ओपन हो। एग्जिस्टेंस का दूसरा मार्क है दुखा।
जिसे अक्सर सफरिंग बताया जाता है, लेकिन इसे एक सटल डिससैटिस्फैक्शन या अनईज के रूप में बेहतर समझा जाता है। ये चीजों को अलग करने की चाहत का बैकग्राउंड टेंशन है, डिजायर और रियलिटी के बीच का फ्रिक्शन है। हैप्पीनेस में भी दुख होता है क्योंकि हमें उसके खत्म होने का डर होता है। सफरिंग की जड़ क्रेविंग और अवर्जन है, प्लेजर का पीछा करना, पेन से बचना और कभी कंटेंट महसूस न करना। ये साइकिल हमें एजिटेटेड रखता है, हमेशा अगला फिक्स ढूंढते हुए। प्रॉब्लम डिजायर खुद नहीं है, बल्कि आउटकम्स से हमारा अटैचमेंट है। जब हैप्पीनेस परिस्थितियों पर डिपेंड करती है तो डिसअपॉइंटमेंट इनएविटेबल है। सफरिंग पेन से नहीं, बल्कि इसके प्रति हमारे रेजिस्टेंस से पैदा होती है। रास्ता पेन को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारे रिलेशनशिप को बदलना है। क्रेविंग और अवर्जन को जैसे ही वे पैदा होते हैं, ऑब्जर्व करके हम इक्विनिमिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दुख को समझना हमें रिएक्टिविटी को सुलझाने और ऐसी शांति ढूंढने में मदद करता है जो लाइफ की कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती। ये सफरिंग के बारे में बुद्धिस्ट इंसाइट का हार्ट है। न्यूरोसाइंस बताता है कि फिजिकल और इमोशनल पेन एक ही ब्रेन नेटवर्क यानी पेन मैट्रिक्स शेयर करते हैं। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला जैसे रीजन्स फिजिकल चोट और इमोशनल डिस्ट्रेस दोनों को प्रोसेस करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि सोशल रिजेक्शन से वही न्यूरल रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन से होते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन पेन के इमोशनल इंपैक्ट को कम कर सकता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि मेडिटेटर्स पेन महसूस करते हैं, लेकिन इमोशनल सेंटर्स में एक्टिविटी कम होती है। वे रॉ सेंसेशन को दुख की कहानी से अलग करते हैं। यह बुद्धिस्ट अप्रोच को सपोर्ट करता है। पेन को डिनाई मत करो, बल्कि उससे अपना रिश्ता बदलो। माइंडफुलनेस हमें बिना डर या नफरत की परतें जोड़े एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करने देता है। हम पेन को खत्म करके नहीं, बल्कि शांत स्वीकार्यता के साथ मिलकर दुख को कम करते हैं। साइंस और विजडम इस बात से सहमत है। हम पेन से कैसे रिलेट करते हैं, यही हमारे एक्सपीरियंस को शेप देता है। तीसरी चीज जो हमेशा बदलती रहती है वो है नॉन सेल्फ या अनात्ता। हमारे अंदर कोई परमानेंट, न बदलने वाला मैं नहीं है। हमें लगता है कि हम एक सेल्फ हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ सोच, इमोशंस और फीलिंग्स का एक बहाव मिलता है। सेल्फ एक काम की कहानी है, बदलते हुए एलिमेंट्स का एक बंडल, कोई ठोस चीज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हैं ही नहीं, बल्कि ये समझने का तरीका बदलता है। हम डायनामिक प्रोसेसेस हैं, स्टैटिक चीजें नहीं। जैसे समुद्र में एक लहर, हम पूरे से अलग न हो सकने वाले टेम्पररी पैटर्न्स के रूप में मौजूद हैं। अलग होने की भावना इस बदलते हुए पैटर्न से खुद को जोड़ने से आती है। ज्यादातर दुख इसी कमजोर सेल्फ इमेज को बचाने और बेहतर बनाने से आता है। जब हम एक अलग सेल्फ के धोखे को समझ जाते हैं तो कोशिश करना और चिंता करना कम होने लगता है। हम ज्यादा आजादी से और हमदर्दी से काम करते हैं, ईगो का बोझ कम होता है। इसका मतलब लापरवाही नहीं है, बल्कि होने का एक ज्यादा खुला, जुड़ा हुआ तरीका है। नॉन सेल्फ की समझ आजाद करने वाली है। ये घमंड, डर और सेल्फ इंपॉर्टेंस की पकड़ को ढीला करती है। हम कम रिएक्टिव और ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं। सेल्फ और दुनिया के बीच की बाउंड्रीज नरम पड़ जाती है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हमारे जीने के तरीके में एक प्रैक्टिकल बदलाव है। नॉन सेल्फ हमें ज्यादा खुलेपन और कम दुख के साथ जिंदगी जीने का इनविटेशन देती है। न्यूरोसाइंस नॉन सेल्फ की इंसाइट को सपोर्ट करता है। ब्रेन में कोई एक सेल्फ सेंटर नहीं होता है। सेल्फ का एहसास डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN जैसे नेटवर्क्स से बनता है, जो तब एक्टिव होते हैं जब हम ख्यालों में खोए होते हैं या खुद के बारे में सोचते हैं। मेडिटेशन के दौरान DMN एक्टिविटी कम हो जाती है और अलग सेल्फ का एहसास शांत हो जाता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स सेल्फ के घुलने की बात कहते हैं, जो कम हुई DMN एक्टिविटी से मैच करता है। साइकेडेलिक रिसर्च में भी ऐसे ही इफेक्ट्स मिलते हैं। ईगो का खत्म होना और एकता का एहसास जब DMN ऑफ हो जाता है। सेल्फ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि ब्रेन एक्टिविटी का एक फ्लेक्सिबल पैटर्न है। इस पैटर्न को प्रैक्टिस या ऑल्टर्ड स्टेट्स से मॉड्यूलेट किया जा सकता है।
और यहां तक कि सस्पेंड भी किया जा सकता है। नॉन सेल्फ की पुरानी इंसाइट अब लैब में भी दिखाई देती है। हमारा मैं का एहसास एक कहानी है जो ब्रेन बताता है, कोई न बदलने वाला फैक्ट नहीं। इसे समझना ज्यादा आजादी और कनेक्शन का दरवाजा खोलता है। इन सिद्धांतों को समझना एक बात है और उन्हें जीना दूसरी बात। नश्वरता के साथ काम करने के लिए अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें। देखें कि वे कैसे आते हैं और चले जाते हैं। यह आपके और आपके विचारों के बीच जगह बनाता है, खासकर मुश्किल विचारों के बीच। दुख के लिए शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। जिज्ञासा के साथ दर्द की जांच करें। संवेदना को कहानी से अलग करें। यह दर्द को मिटाता नहीं है, पर इसके साथ आपके रिश्ते को बदल देता है, इसे और ज्यादा सहने लायक बनाता है। अपने मैं की पकड़ को ढीला करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं के पीछे के मैं पर सवाल उठाएं। आपको अनुभवों का एक संग्रह मिलेगा, कोई स्थिर इकाई नहीं। ये अभ्यास विशालता, स्वतंत्रता और लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। ये किसी खास अवस्था को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि साधारण जीवन पर नया ध्यान लाने के बारे में है। समय के साथ वे वेलबींग के लिए नए न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं। नश्वरता को देखकर आप लचीलापन बनाते हैं। दर्द के साथ अपने रिश्ते को बदलकर आप दुख को कम करते हैं। स्वयं की जांच करके आप अहंकार के बोझ को कम करते हैं और होने के अधिक दयालु तरीके के लिए खुलते हैं। इंसान ने साइंस के जरिए बाहर के ब्रह्मांड को बहुत पहले से एक्सप्लोर किया है और अंदर की दुनिया को कॉन्टेम्पलेशन के जरिए। आज ये दोनों रास्ते एक साथ मिल रहे हैं। पुरानी बुद्धिस्ट बातें जैसे इम्परमानेंस, दुख, नॉन सेल्फ, आज न्यूरोसाइंस में टेस्टेबल और विजिबल है। हम देखते हैं कि ब्रेन कितना बदल सकता है, दुख का न्यूरल बेसिस क्या है और एक सॉलिड सेल्फ का भ्रम। यह कन्वर्जेंस किसी भी इंसान के लिए अपने मन के साथ काम करने का एक सेक्युलर, एविडेंस बेस्ड रास्ता देता है। किसी नए बिलीफ सिस्टम की जरूरत नहीं है, बस अनुभव का ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन। माइंडफुलनेस और कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस का मतलब है जिंदगी को और ज्यादा पूरी तरह से जीना, उससे भागना नहीं। वे हमें बदलाव और मुश्किलों का सामना समझदारी और कम डर के साथ करने में हेल्प करते हैं। साइंटिफिक रिगर को कंटेम्पलेटिव इंसाइट के साथ मिलाकर हम खुद को समझने में नए रास्ते बना रहे हैं। हम जिंदगी के फ्लो को ओपननेस और एक्सेप्टेंस के साथ देखना सीखते हैं। हम अपनी कहानियों को और हल्के में देखते हैं और अपनी आइडेंटिटीज को कम टाइटली पकड़ते हैं। ये सिंथेसिस हमें दुख कम करने में मदद करती है और अभी के पल में शांति पाने में। अंदर की यात्रा ही अंतिम फ्रंटियर है, जिसे अब हम अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे और सच चाहिए? सब्सक्राइब दबाएं।